सिर्फ एक ब्रांच, एक फ्रॉड और एक ही दिन में इस बैंक की 14,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई। और इतना ही नहीं, स्टॉक आज भी अपने पीक से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आईडीएफसी बैंक की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है? क्या मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया? क्या इसमें अब भी कुछ अपॉर्चुनिटी बाकी है? आज हम इन सब को एकदम प्रॉपरली समझेंगे कि आखिर फ्रॉड क्या था, कैसे हुआ और स्टॉक की वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स से क्या कहती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, आई एम सीए मीनल गोयल एंड आई सिंप्लीफाई मनी एंड स्टॉक मार्केट, सो फॉलो अलोंग। तो फरवरी 2026 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा गवर्नमेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स थे। वैसे तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन जब एक डिपार्टमेंट ने अपना बैलेंस ट्रांसफर करने की कोशिश करी तब पता चला कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है। और जब बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी अपने अकाउंट्स को चेक किया तो पता चला वहां पर भी सेम हाल है। इन्वेस्टिगेशन में निकला कि पूरे 590 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है। और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि बैंक के ही एम्प्लॉइज ने फिजिकल फोर्ट चेक्स को सबमिट करके बैंक से पैसे निकाले हैं और इनको शेल कंपनीज के थ्रू डाइवर्ट करके रियल एस्टेट और ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। ये प्लेन ओल्ड सिंपल चेक फॉर्जरी का स्कैम है जो कि सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में चलता आ रहा है। फिर फरवरी 21 को बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इस फ्रॉड के बारे में डिस्क्लोजर दिया। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर स्टॉक अपना लोअर सर्किट हिट हुआ और एक ही दिन में 20% से डाउन हो गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। फरवरी 24 को बैंक ने हरियाणा गवर्नमेंट को बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग्स के 645 करोड़ रिटर्न कर दिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सब कुछ वॉलंटरीली। यहाँ पर सीईओ ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया, Our bank always upholds the highest principles and standards. We call ourselves a customer-first bank in the way we define our product, policies, disclosures, and no fine print banking. We give benefit of doubt to customers in the event of difference of opinion. ये लीगली रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन ये बैंक का अपना खुद का डिसीजन था। बैंक ने इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिटर भी हायर किया। इन्वेस्टिगेशंस अब भी चालू है। एआईबी, ईडी और सीबीआई तीनों अब भी इन्वॉल्व्ड है। बैंक की Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की अर्निंग्स थी तकरीबन 478 करोड़ और इस फ्रॉड का एस्टिमेट था 645 करोड़, यानी कि एक क्वार्टर से ज्यादा की अर्निंग्स तो एक झटके में ही गायब हो गई। लेकिन फाइनल लॉस का नंबर शायद थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम पे है उसमें ऑलरेडी लियन लग चुका है और बैंक के पास 35 करोड़ का एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस भी है। इनफैक्ट लीगल प्रोसीडिंग से भी कुछ रिकवरी हो सकती है। फाइनल नंबर जो भी हो, लेकिन ये बैंक के लिए एक सीरियस हिट है। तो बैंक की वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए पहले बैंक की स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो दिसंबर 2018 में कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ। आईडीएफसी बैंक गवर्नमेंट ओरिजिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देता था। बैंक का कासा रेशो 8.68% था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.56% और कॉस्ट टू इनकम रेशो 92%, प्रैक्टिकली एक सिंकिंग बोट। और दूसरी तरफ कैपिटल फर्स्ट के एमडी वी विद्यानाथन का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम इंप्रेसिव था। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में रिटेल लेंडिंग डिवीजन को जीरो से बिल्ड किया टू 1400 ब्रांचेस एंड 2.8 करोड़ कस्टमर्स। इसके बाद इन्होंने एक एनबीएफसी को एक्वायर किया जिसके लिए इन्होंने अपना खुद का घर तक प्लेज कर दिया। इसका नाम रखा कैपिटल फर्स्ट। 8 सालों में इन्होंने लोन बुक को 94 करोड़ से ग्रो किया टू 29,600 करोड़ और उसके बाद आईडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ज लिया। आईडीएफसी बैंक का स्टॉक अपने कोविड के लोज 17 रुपए से बढ़कर 100 रुपीज टच कर गया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। अब स्टॉक का प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइनली रिमार्केबल था। कासा रेशो 8.68% से बढ़कर 51.6% पहुंच गया, जहां पर एचडीएफसी बैंक का कासा रेशो 33% था और कोटक बैंक का 41%, यानी कि आईडीएफसी बैंक इन दोनों से ही आगे निकल गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.56% से 5.76% हो गया। ग्रॉस एनपीए यानी कि खराब लोन फाइनेंशियल ईयर 21 में 4.15% थे और अब 1.68%। डिपॉजिट्स 6 गुना से बढ़ गए। ब्रांचेस 324 से बढ़कर 1066 हो गई। 5 सालों में नेट प्रॉफिट केगर 25.27% से बढ़ा और यही सब देख के स्टॉक 100 रुपीज तक टच कर गया। सबको लगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही अब इंडिया का अगला एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक बनेगा, लेकिन यहीं पे एक ऐसा रेड फ्लैग था जो किसी ने भी नोटिस नहीं किया, जिसकी वजह से इस स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी।
अब सबसे पहले आता है कॉस्ट टू इनकम रेशो। ये रेशो हमें ये बताता है कि बैंक अपनी कमाई का कितना हिस्सा अपने ऑपरेशंस में लगाता है। अब जितना ये रेशो कम होगा यानी कि बैंक उतना ही ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। आईडीएफसी के केस में ये रेशो 71% है, वहीं कोटक के केस में ये रेशो 48% है और एचडीएफसी के केस में ये सिर्फ 39% है। अब यहाँ पर सीधा कंपेयर करना भी अनफेयर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए ध्यान से सुनना। तो ग्रोइंग बैंक्स के केस में कॉस्ट टू इनकम रेशो जनरली हायर होता है क्योंकि ये लोग नई ब्रांचेस खोलते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, नया टैलेंट हायर करते हैं, तो काफ़ी सारी अपफ्रंट फीस होती है लेकिन रिटर्न्स काफ़ी डिलेड होते हैं। इसीलिए मर्जर के वक्त कॉस्ट टू इनकम रेशो 92% था जो कि अब गिर गया है टू 71.8%। डायरेक्शन सही है लेकिन पेस स्लो है और गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर आता है आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स। बैंकिंग इंडस्ट्री में जनरली 1.2 से 1.6% होता है और आईडीएफसी के केस में 0.46% है। नेक्स्ट है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। मैनेजमेंट का खुद का स्टेटेड टारगेट है 15 to 17% का, लेकिन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में ये समवेयर अराउंड 4.21% था। यानी कि इसका मतलब सिंपल है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ये ग्रोथ शेयर होल्डर्स के लिए मीनिंगफुल रिटर्न्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था डिपॉजिट स्ट्रैटेजी। तो जब ये मर्जर हुआ तो बैंक के पास अपनी कोई भी डिपॉजिट फ्रेंचाइज नहीं थी, यानी कि डिपॉजिट्स के लिए इनको कम्पीट करना पड़ा। सेविंग्स अकाउंट पे अप टू 7% का इंटरेस्ट दिया, जहां पर एचडीएफसी सिर्फ 2.75% दे रहा था। और लॉजिक एकदम सिंपल था, पहले डिपॉजिट फ्रेंचाइज को बिल्ड करो और फिर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। बैंक का स्टॉक रिकवर करने लगा, लेकिन फिर आया फरवरी 2026। अब फ्रॉड के बारे में तो हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हुआ जिसका डैमेज काफी ज्यादा था। सबसे पहला, हरियाणा गवर्नमेंट ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डी एम्पैनल कर दिया, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अपना अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ नहीं खोलेगा। अब हरियाणा गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स बैंक के डिपॉजिट्स का सिर्फ 0.5% थे, लेकिन वहीं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू बैंक्स के डिपॉजिट्स मिला के 8 to 10% डिपॉजिट बनते हैं ऑफ द टोटल डिपॉजिट बेस ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट का रिस्क था कि अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी अपने पैसे को पुल करती है तो बाकी सारी भी पीछे पीछे अपने पैसे को पुल करने लगेंगी। अब सेकेंड लेयर और भी ज्यादा स्ट्रक्चरल है। तो डिपॉजिटर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास इसलिए गए थे क्योंकि ये सेविंग्स अकाउंट पे 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहे थे। अब ये लोग बैंक के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इन्हें बैंक पर ट्रस्ट है या फिर इन्हें बैंक की हैबिट है, इसलिए गए थे क्योंकि बैंक बेस्ट रेट दे रहा था। वहीं एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स इसलिए उनके पास जाते हैं क्योंकि उन्हें बैंक पर ट्रस्ट है, वो बैंक के साथ कंफर्टेबल है। ये लोग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अब इन कस्टमर्स की लॉयल्टी को जीतना होगा और ये एक रिस्की पार्ट है। हो सकता है कि ये डिपॉजिटर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर ले, इसकी वजह से बैंक का काजा रेशो गिरने के काफ़ी चांसेस हैं। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्राइस टू बुक रेशो 1.21 है, एचडीएफसी की 2.21 और कोटक की 2.22। देखने में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी सस्ता लगता है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशो को हमेशा आरओई के साथ देखना चाहिए। जितना कम आपका आरओई होगा उतना ही मार्केट आपको पीबी मल्टीपल कम देगा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में पिछले 5 सालों में आरओई 5.71% था, वहीं एचडीएफसी के केस में 16% और कोटक के केस में 14.13%, यानी कि 1.21 पर ट्रेड करना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए चीप नहीं है। तो इस स्टॉक को एक पॉजिटिव आरआरई रेटिंग के लिए क्या चाहिए? वेल, सबसे पहले तो कॉस्ट टू इनकम रेशो को 71% से मिड 50s में आना होगा और रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो को 1% से बढ़ना होगा। वेल, मैनेजमेंट के पास रोड मैप है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स में कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन इस फ्रॉड ने एक नया फंडिंग हेडविंड ऐड कर दिया है उसी समय पर जब चीजें एक्चुअली इंप्रूव होने लगी थी। अब यहाँ पर मल्टीपल सिनेरियोस पॉसिबल है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर फ्रॉड आइसोलेटेड रहता है, फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ और नहीं निकलता, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स के आउटफ्लोज कंटेन रहते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो अगले 3 से 4 सालों में हमें काफ़ी अच्छा एक पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डिपॉजिट फ्रेंचाइज इरोड होती है और कॉस्ट टू इनकम रेशो 70s में ही अटका रहता है तो ये स्टॉक रेंज बाउंड ही रहेगा। एक और फैक्ट, तो इस सेक्टर में और भी बेटर रन बैंक्स हैं जो कि कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, वो भी आपके रडार में ज़रूर होने चाहिए। तो क्या इज इट द एंड ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? प्रोबेबली नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा बैंक आज एक बहुत ही मुश्किल जगह पे खड़ा है। वेल, कम बैक पॉसिबल है, लेकिन ये ईजी नहीं होगा और ना ही फास्ट। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगले कौन से स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए ये भी। और हाँ, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन।